स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी मेन लीड गंता से, जो क्लास में बैठा डेडमैन वंडरलैंड के बारे में पढ़ रहा है। ये जापान की एक ऐसी अजीब जेल है जहां प्रिजनर्स से खतरनाक स्टंट्स करवाकर लोगों का एंटरटेनमेंट किया जाता है और अक्सर लोग इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। तभी वहां मिमी आती है। गंता बचपन से ही अनाथ है और मिमी उसकी सबसे पुरानी और स्पेशल फ्रेंड है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका तीसरा दोस्त क्लास में भागते हुए आता है। गंता कहता है, अभी तो फिर से लेट, इतना क्या बिजी था यार, गेमिंग तो हम साथ में ही करते हैं, पता नहीं मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूँ। तभी मिमी ट्रिप का टॉपिक निकालती है। वैसे तुम लोग वंडरलैंड ट्रिप पे आ रहे हो ना, मैंने सुना है वो जगह काफी क्रेजी है। मैं जा रही हूँ तो तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि बेल बज जाती है और क्लास शुरू होने वाली होती है। सब अपनी जगह सेटल हो रहे होते हैं, पर गंता को अचानक कुछ खतरे का एहसास होता है। वो जैसे ही विंडो के बाहर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। एक अजीब सा बंदा रेड कलर की ड्रेस में क्लास के ठीक बाहर हवा में फ्लोट कर रहा था। वो रेडमैन एक भयानक स्माइल देता है जिसे देखकर पूरी क्लास थर थर कांपने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो एक अजीब सा मैजिक यूज करता है और पूरा क्लासरूम एक ब्लास्ट के साथ तबाह हो जाता है। गंता इस अटैक से बुरी तरह जख्मी होता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब गंता की आंख खुलती है तो वहाँ का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। रेडमैन ने उसके सारे क्लासमेट्स को खत्म कर दिया था। गंता के होश तब उड़ते हैं जब वो देखता है कि मिमी की बॉडी उसके सामने है और उसने मिमी का सर अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। गंता इतना डर गया था कि उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी वो रेडमैन धीरे धीरे स्माइल करते हुए गंता की तरफ बढ़ता है और अपने मैजिक से एक रेड क्रिस्टल बनाता है। नहीं प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन वो रेडमैन उसकी एक नहीं सुनता और वो क्रिस्टल सीधा गंता के चेस्ट के अंदर प्लांट कर देता है। गंता दर्द से तड़पता हुआ फिर से बेहोश हो जाता है। जब दोबारा उसकी आंख खुलती है वो एक हॉस्पिटल में होता है, जहां उसे ये कड़वी सच्चाई पता चलती है कि पूरी क्लास में सिर्फ वही एक लौता सर्वाइवर बचा है। गंता अभी हॉस्पिटल में अपनी दोस्तों की मौत का सदमा झेल ही रहा होता है कि तभी वहां पुलिस आ धमकती है। बिना किसी ढंग की इंक्वायरी के वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पूरे जापान में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक 14 साल के बच्चे ने अपनी पूरी क्लास का कत्ल कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि एक अकेला लड़का बिना किसी वेपन के इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा सकता है, पर मीडिया और पुलिस को सिर्फ एक बलि का बकरा चाहिए था। गंता को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। कोर्ट जाने के रास्ते में उसकी मुलाकात एक बंदे से होती है जो खुद को प्रमोटर बताता है। वो गंता से कहता है, देखो मैं तुम्हारा लॉयर हूँ, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल लूंगा, बस मुझ पर ट्रस्ट रखो। गंता को लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर ये तो बस एक धोखा था। कोर्ट रूम में वही लॉयर गंता के खिलाफ झूठे सबूत पेश करके उसे ही पूरी क्लास का मर्डरर साबित कर देता है। जज गंता को गिल्टी करार देते हैं और उसे डेडमैन वंडरलैंड में डेथ पेनल्टी सुना दी जाती है। ये सुनते ही गंता अपना कंट्रोल खो देता है। वो चीखते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम सब पागल हो गए हो क्या? पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। पुलिस ऑफिसर्स उसे जबरदस्ती काबू करते हैं और तभी मिमी के फादर वहां आकर गंता पर टूट पड़ते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, तुम एक राक्षस हो गंता, तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। गंता पूरी तरह टूट जाता है और चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। अगला सीन शिफ्ट होता है डेडमैन वंडरलैंड प्रिजन पर। गंता को दूसरे क्रिमिनल्स के साथ वहां लाया जाता है। वहां की चीफ जेलर मकीना एंट्री लेती है। गंता को देखते ही वो नफरत से कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा बच्चा इतना घिनौना काम कर सकता है, खुद पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मकीना सबको प्रिजन के रूल समझाती है। ये जगह उन लोगों के लिए है जिन्हें मौत की सजा मिली है। अब तुम्हारी जिंदगी हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है। तुम्हारे गले में ये जो कॉलर बंधा है ये हमें तुम्हारी लोकेशन बताएगा और हम जब चाहें इससे तुम्हारी जान ले सकते हैं, इसलिए भागने की गलती मत करना। गंता वहाँ खड़ा ये सब सुन ही रहा होता है कि अचानक एक लड़का उससे टकरा जाता है और गंता नीचे गिर पड़ता है। वो लड़का गंता का सामान उठाता है और काफी पोलाइटली सॉरी बोलता है। गंता बस इतना ही कह पाता है, कोई बात नहीं। तभी मकीना उस लड़के के पास आती है जिसने गंता की मदद की थी। मेरी जेल में मेरे सामने चोरी करने की हिम्मत दोबारा मत करना। और अगले ही पल बिना किसी वार्निंग के वो अपनी तलवार से उस लड़के के सीने पर एक गहरा जख्म कर देती है। घंटा ये देखकर दंग रह जाता है। ये जगह उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मकीना मुड़ती है और सबसे कहती है, वेलकम टू डेडमैन वंडरलैंड। दूसरी तरफ वही लॉयर प्रमोटर मकीना से मिलता है। तुमने हमारे नए प्रिजनर घंटा को तो देखा ही होगा। हाँ, पर वो तो महज एक बच्चा है। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो लड़का जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। मकीना जब वजह पूछती है तो प्रमोटर बात टाल देते हुए कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, बस आज शाम को तुम वर्क प्लेस एरिया में मत जाना। मकीना उसकी बात मान लेती है क्योंकि यहाँ सबके अपने अपने राज हैं। शाम को घंटा वर्क प्लेस पर काम कर रहा होता है, पर उसका दिमाग वहाँ नहीं है। वो अपने दोस्तों को याद करके अंदर ही अंदर रो रहा होता है। वो टूट चुका है और धीरे से खुद से कहती है, मैं बस अब और नहीं झेल सकता, काश मैं मर जाऊं। तभी अचानक ऊपर से एक लड़की कूदती है और ठीक घंटा के बगल में आकर रुकती है। वो बड़े अजीब ढंग से कहती है, ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार देती हूँ। और वो एक भारी आयरन रॉड उठाकर घंटा पर हमला कर देती है। घंटा जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। वो लड़की रुकती है और मासूमियत से पूछती है, तो क्या तुम अब मरना नहीं चाहते? घंटा थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, नहीं, पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की स्माइल करती है, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं। इस लड़की का नाम शिरो है। घंटा कंफ्यूज है क्योंकि उसे शिरो के बारे में कुछ याद नहीं, पर उनकी बात बीच में ही टूट जाती है जब कुछ गुंडे प्रिजनर्स वहाँ आ जाते हैं और घंटा के सर पर बॉटल मार देते हैं। वो घंटा को बुली करने लगते हैं, तुम्हारे जैसा फट्टू इतना बड़ा क्राइम
क्राइम कर कैसे सकता है, लगता है तूने सिर्फ पीछे से वार किया होगा। गंटा चुपचाप उनकी गालियां सुन रहा होता है, पर शिरो से ये देखा नहीं जाता। वो आगे बढ़कर उस गुंडे को धक्का देती है और चिल्लाकर कहती है, गंटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो गुंडा और गुस्से में आ जाता है। वो अपने हाथ में पकड़े शॉवेल से जोर से शिरो के सर पर अटैक करता है और शिरो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। शिरो को तकलीफ में देखकर गांटा का सब्र जवाब दे देता है और वो सीधा उन तीनों बदमाशों से लड़ने पहुंच जाता है। पर वो तीनों मिलकर गांटा की बहुत बुरी तरह पिटाई करने लगते हैं और गांटा दर्द से कराह रहा होता है। ये नजारा प्रमोटर मॉनिटर पर लाइव देख रहा होता है और कहता है कि गांटा, अब तुम्हें दिखाना होगा कि तुम इस नरक में बचने के लायक हो भी या नहीं। वो तुरंत एक बटन दबाता है जिससे छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा उनके ऊपर गिरने लगता है, जिससे बचना मुश्किल था। वो तीनों गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से कल्टी मार लेते हैं, लेकिन गांटा शिरो को वहां तन्हाई में नहीं छोड़ सकता था। गिरते मलबे को देखकर वो दिल में ठान लेता है कि वो तब तक नहीं मरेगा जब तक वो उस रेड मैन को खत्म करके अपने दोस्तों का इंतकाम न ले ले। तभी गांटा के सीने में धसा हुआ वो क्रिस्टल चमकने लगता है जो उस रेड मैन ने डाला था और उसके शरीर से अचानक एक अजीब सी रेड एनर्जी निकलने लगती है। उस पावर का इस्तेमाल करके गांटा बिल्डिंग के उस गिरते हुए टुकड़े को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है और शिरो को बचा लेता है, मगर वो तीनों गुंडे उस एनर्जी की चपेट में आकर वहीं ढेर हो जाते हैं। गांटा हैरान होता है कि ये सब कैसे हुआ और उसके अंदर से वो कैसी मैजिकल शक्ति निकली थी। तभी शिरो दोबारा होश में आती है और गांटा से बड़े प्यार से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। गांटा भी उसकी बात मानकर निकल जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल ने दूसरे को दबोचा होता है और रोकर चिल्लाता है कि मुझे कैंडी दो वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। दरअसल इस प्रिजन का रूल है कि हर 3 दिन में हर कैदी को एक बार कैंडी खानी होती है और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके गले का कॉलर उन्हें खत्म कर देता है। यही उस आदमी के साथ हो रहा था क्योंकि उसने 3 दिन से कैंडी नहीं खाई थी। गांटा को इस बारे में कुछ नहीं पता होता क्योंकि उसकी कैंडी उस लड़के ने पहले ही चुरा ली थी। गांटा डॉक्टर मी के पास होता है जो उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी कैंडी तो खा ली ना। गांटा हैरानी से पूछता है कि कैंडी वो क्या है। तब वो उसे बताती है कि जेल दाखिल होते वक्त जो बैग मिला था उसमें तुम्हारी कैंडी थी और अगर 3 दिन में वो नहीं खाई तो तुम मर जाओगे। गांटा हैरानी से कहता है कि उसके बैग में तो ऐसी कोई कैंडी थी ही नहीं। इस पर यो उसे समझाता है कि शायद उन दोनों की लड़ाई के बीच वो कहीं गिर गई होगी। गांटा उसके पास जाकर हालचाल पूछता है तो वो कहता है कि वो ठीक है, पर अब गांटा का क्या होगा। इस जेल में कैंडी मिलना बहुत मुश्किल और महंगा काम है और बिना उसके मौत पक्की है। तभी अचानक वहाँ शिरो की एंट्री होती है और उन्हें देखकर वो दोनों थोड़ा सहम जाते हैं। शिरो गांटा को एक रास्ता दिखाती है और कहती है कि क्यों ना वो डॉग रेस में हिस्सा ले लें। ये एक बेहद खौफनाक और जानलेवा रेस होती है जिसे देखने के लिए बाहर से बहुत लोग आते हैं। असल में इसी रेस को देखने के लिए गांटा और उसकी पूरी क्लास आने वाली थी जिसका प्लान पहले से तय था। इस रेस को जीतना मौत के कुएं में कूदने जैसा है, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा होता है। जो भी प्रिजनर इस डॉग रेस को जीत जाता है उसे 1 लाख कैश पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स से वो जितनी चाहे कैंडीज खरीद सकता है। एक तरह से समझ लो कि वंडरलैंड प्रिजन की असली करेंसी ये कैश पॉइंट्स ही हैं। यहाँ हर चीज इसी से मिलती है और अगर किसी के पास काफी पॉइंट्स हो तो वो अपनी रिहाई भी खरीद सकता है। गांटा और शिरो दोनों इस रेस में अपना नाम लिखवा लेते हैं। वेटिंग रूम में यो भी गांटा से मिलने आता है जो उसे सपोर्ट करने आया होता है, मगर तभी वहाँ एक खतरनाक गुंडा अपने साथियों के साथ आ जाता है जिसका नाम टोका होता है। टोका का आदमी सबको खुलेआम धमकी देता है कि रेस में भाग तो रहे हो पर एक बात का ध्यान रखना, कोई भी टोका सर से आगे निकलने की कोशिश नहीं करेगा। जिसने भी उनसे आगे निकलकर जीतने की कोशिश की वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। तभी टोका की नजर गांटा पर पड़ती है और वो कहता है, अच्छा तो तुम ही वो लड़के हो जिसने अपनी पूरी क्लास को खत्म किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आंख मिलाने की। ये कहकर वो लोग फिर से गांटा को पीटने लगते हैं। गांटा उस जुर्म की मार खा रहा होता है जो उसने कभी किया ही नहीं। तभी शिरो बीच में आती है और गलती से उसका पैर टोका के जूतों पर पड़ जाता है। टोका गुस्से में शिरो को पंच मारने ही वाला होता है कि वहाँ अचानक मकीना आ जाती है और उसे बचा लेती है। मकीना के डर से टोका को वहाँ से हटना पड़ता है और इसके बाद वो भयानक डॉग रेस शुरू होती है। रेस के दौरान एक एक करके प्रिजनर्स मौत के मुंह में जा रहे होते हैं। जो भी डरकर पीछे हटने या भागने की कोशिश करता सोल्जर्स उसे वहीं गोली मार देते। गांटा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सब सबके सामने लीगल कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि भले ही ये सब क्रिमिनल्स हैं पर देखने वाले तो इंसान हैं, उन्हें ये खून खराबा देखकर मजा कैसे आ रहा है। गांटा के दिमाग में मिमी का ख्याल आता है कि अगर वो यहाँ ना होता तो शायद उसके साथ बैठकर ये सब देख रहा होता। तभी अचानक एक तीर गांटा की तरफ आता है पर शिरो उसे बचा लेती है। शिरो पूरी रेस में गांटा के साथ ढाल बनकर खड़ी रहती है और उसे हर खतरे से निकालती है। आखिर में गांटा और शिरो दोनों फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। टोका भी अपने ही साथियों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके वहां तक पहुंच जाता है। फाइनल राउंड में उनके सामने एक बॉल रखी जाती है। शर्त ये थी कि जिसके पास ये बॉल रहेगी वही 1 लाख कैश पॉइंट्स जीतेगा। ये खेल तब तक चलना था जब तक बाकी के 2 लोग खत्म नहीं हो जाते। जिस स्टेज पर वो खड़े थे उसके ब्लॉक्स एक एक करके नीचे गिर रहे होते हैं और नीचे नुकीले कांटे उनका इंतजार कर रहे थे। गांटा किसी तरह बॉल झपट लेता है पर टोका जुनूनी हद तक उसका पीछा करता है। दोनों एक ही आखिरी ब्लॉक पर आकर रुक जाते हैं। टोका गुर्राते हुए कहता है, चुपचाप वो बॉल मुझे दे दो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। गांटा निडर होकर जवाब देता है, तुझे बॉल चाहिए ना, ये ले। वो
पूरी ताकत से बॉल टोका के मुंह पर दे मारता है और वो बॉल उड़ती हुई सीधा शीरो के पास चली जाती है। गैंटा साफ कह देता है कि वो तो वैसे भी मरने वाला है, तो वो उससे क्यों डरेगा। तभी अचानक शीरो और टोका के नीचे वाला ब्लॉक लड़खड़ाने लगता है। टोका भागने की कोशिश करता है पर पैर फिसलने की वजह से वो नीचे कांटों पर गिरकर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ शीरो बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद किसी तरह ब्लॉक के कोने को पकड़े लटकी होती है। गैंटा उसे बचाने के लिए लपकता है और उसे एहसास होता है कि शीरो कभी ये रेस जीतना ही नहीं चाहती थी, वो तो बस शुरू से गैंटा की जान बचा रही थी। तभी शीरो का वो आखिरी सहारा भी टूट जाता है। नीचे गिरते वक्त शीरो बॉल गैंटा की तरफ फेंकती है और चिल्लाती है कैच, लेकिन गैंटा बॉल की परवाह नहीं करता और लपक कर शीरो का हाथ पकड़ लेता है। वो बॉल नीचे गिरते ही फट जाती है, जिसकी वजह से कंपटीशन वहीं रद्द हो जाता है और कोई भी वो 1 लाख कैश पॉइंट्स नहीं जीत पाता। लेकिन गंटा को इस बात का दुख नहीं होता, वो शीरो को सही सलामत देखकर ही बहुत खुश होता है। अगले दिन गंटा का आखिरी दिन होता है और वो अपने सेल में अकेला बैठा मौत के डर से कांप रहा होता है। तभी यो वहाँ आता है और गंटा को एक कैंडी दे देता है। वो कहता है कि उसकी वजह से गंटा की कैंडी खोई थी, इसीलिए ये उसकी तरफ से गिफ्ट है। इसके बाद दोनों साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं, जहाँ गंटा को अपने पुराने दोस्तों की याद सता रही होती है। लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक वहाँ वही खौफनाक रेडमैन जाहिर हो जाता है। गंटा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रेडमैन नीचे आकर मजे मजे में लोगों का कत्लेआम शुरू कर देता है। यो भी ये देखकर दंग रह जाता है कि इस शख्स के पास ऐसी सुपर पावर्स कहाँ से आई। तभी रेडमैन एक खतरनाक अटैक करता है, जिससे यो जख्मी होकर दूर जा गिरता है। यो की ये हालत देखकर गंटा का दिमाग फट जाता है और उसे वही पुराने सीन याद आने लगते हैं जब रेडमैन ने उसकी पूरी क्लास को खत्म किया था। गुस्से में पागल गंटा के अंदर से फिर वही रहस्यमयी एनर्जी निकलती है। वो अपनी पूरी ताकत झोंककर रेडमैन पर एक ब्लड बुलेट अटैक कर देता है। ये हमला इतना जोर का होता है कि रेडमैन वहीं रुक जाता है। प्रोमोटर मॉनिटर पर ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि गंटा ने उस गॉड लेवल ताकतवर रेडमैन को हिला भी कैसे दिया। गंटा गुस्से में उसकी तरफ लपकता है पर रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। रेडमैन उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। यो समझ नहीं पा रहा होता कि गंटा ने वो मैजिकल अटैक कैसे किया। वहीं दूसरी तरफ प्रोमोटर खुशी से पागल है, क्योंकि उसे गंटा की असली काबिलियत का अंदाजा हो गया था। अगले सीन में गंटा होश में आता है तो वहाँ कुछ सोल्जर्स बात कर रहे होते हैं कि आज जिसने हमला किया वो रेडमैन था, जो वंडरलैंड प्रिजन के जी ब्लॉक में कैद है। ये सुनते ही गंटा बिना सोचे समझे जी ब्लॉक की तरफ भागता है और शीरो भी उसके पीछे निकल जाती है। उधर मकीना ने भी गंटा की वो शक्ति देख ली होती है। वो कहती है कि गंटा बेहद खतरनाक है और उसे तुरंत खत्म करना होगा। वो गंटा को मारने के लिए किलर मशीन पीछे भेज देती है। इधर रास्ते में गंटा और शीरो को यो मिलता है। गंटा उसे साफ बताता है कि जिस रेडमैन ने सुबह हमला किया था वही उसके दोस्तों का कातिल है और वो इसी जेल के जी ब्लॉक में छुपा है। यो हैरान होकर कहता है कि उसने पूरे वंडरलैंड प्रिजन का चप्पा चप्पा छान मारा है, पर जी ब्लॉक जैसी कोई जगह यहाँ है ही नहीं। तभी उनके सामने वही कातिल मशीन आ जाती है जिसे मकीना ने गंटा को खत्म करने के लिए भेजा था। गंटा तुरंत शीरो को मनाता है कि वो उस पर गुस्सा ना करे, वरना शायद वो दोनों कभी दोबारा बात न कर पाएं। शीरो उसकी बात मान जाती है और सामने लगी मजबूत जाली पर एक जोरदार किक मारकर उसे तोड़ देती है। वही रोबोट उनकी तरफ एक मिसाइल दागता है, लेकिन गंटा, यो और शीरो किसी तरह बच निकलते हैं। वो तीनों एक गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए जी ब्लॉक के सामने पहुंच जाते हैं, एक ऐसी जगह जिसके बारे में दुनिया तो क्या, जेल की ज्यादातर लोगों को भी भनक नहीं थी। दूसरी तरफ मकीना गुस्से से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि वो तीनों उसकी पकड़ से निकल गए थे और अब उन्हें ट्रैक करना भी नामुमकिन हो गया था। गंटा जैसे ही जी ब्लॉक का गेट देखता है, एक और रोबोट उनके सामने आ खड़ा होता है। ये पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर और बड़ा होता है, जो सीधा उन पर मिसाइल्स की बारिश कर देता है। शीरो एक बार फिर अपनी हैरत अंगेज ताकत दिखाती है और उस विशालकाय रोबोट को एक ही लात में उड़ाकर फेंक देती है। गुस्से में वो गंटा से सवाल करती है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि रेडमैन ने तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दिया? मैं अभी जिंदा हूँ, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? यो ये देखकर दंग रह जाता है कि शीरो ताकत में तो सबका बाप है, पर दिमाग से थोड़ी भोली है। तभी अचानक उस रोबोट का सर बीच से 2 टुकड़े हो जाता है। एक भयानक धमाका होता है और धुएं से एक हंसता हुआ आदमी बाहर निकलता है। हैरानी की बात ये थी कि इस शख्स के पास भी वही ब्लड मैनिपुलेशन पावर थी जो रेडमैन और गंटा के पास है। गंटा को लगता है कि यही वो रेडमैन है जिसे वो ढूंढ रहा है और वो गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है, मगर वो आदमी हद से ज्यादा ताकतवर निकलता है और अपने एक ही मैजिकल अटैक से गंटा को बुरी तरह जख्मी कर देता है। वो गंटा को देखते हुए एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो तुम ही वुडपेकर हो, हमारी असली लड़ाई तो कल होने वाली है। गंटा को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो गुस्से और डर में एक लोहे की रॉड उठाता है और सीधा क्रो की तरफ भागता है, मगर क्रो रास्ते में ही अपनी पावर यूज करके उस रॉड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और गंटा नीचे गिर जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो इस शख्स को नहीं हरा सकता। क्रो उसके पास आकर कहता है, मुझे पता था कि तुम वीक हो, पर इतने बड़े फट्टू निकलोगे ये मैंने सोचा नहीं था। तुम तो अपनी पावर तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। गंटा को तब समझ आता है कि बिना अपनी असली ताकत के वो इसका सामना नहीं कर सकता। वो अपना पूरा जोर लगाता है और पहली बार अपनी पावर को काबू करने में कामयाब होता है। वो बिना वक्त गवाए क्रो पर एक पावरफुल ब्लड बुलेट अटैक कर देता है। क्रो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो बुलेट इतनी फास्ट थी
कि उसके ब्लड एक्स को तोड़ती हुई सीधा उसके सीने में जा लगती है। इससे क्रो जख्मी हो जाता है और उसके चेस्ट से खून निकलने लगता है। क्रो कहता है, बहुत अच्छे, तो तुम्हारे अंदर दम तो है, अब समझा कि तुमने अकेले अपनी पूरी क्लास को कैसे मारा होगा। ये सुनते ही गंता हैरान हो जाता है और उसे झटका लगता है कि ये आदमी तो रेडमैन है ही नहीं, वो फालतू में इससे लड़ रहा था। गंता पूछता है, अगर तुम रेडमैन नहीं हो तो फिर तुम ये ब्लड वाली पावर्स कैसे यूज कर रहे हो? इस पर वो आदमी बताता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम और रेडमैन ही डेडमैन हो? डेडमैन यानी वो लोग जो अपने खून को हथियार बना सकें। क्रो बताता है कि सामने दिख रहे जी ब्लॉक में उन जैसे बहुत सारे डेडमैन कैद हैं। इन सबको हर दिन आपस में लड़ाया जाता है ताकि दुनिया के अमीर और पावरफुल लोग अपना एंटरटेनमेंट कर सकें। सबसे बड़ा सच ये था कि अगले ही दिन उन दोनों की फाइट होने वाली थी, यानी क्रो और वुडपेकर का मुकाबला। तब गंता को पता चलता है कि जेल में उसका कोड नेम वुडपेकर रखा गया है। क्रो कहता है कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, मुझसे कल तक का इंतजार नहीं हो रहा था। वो गंता को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और गंता डर जाता है, लेकिन तभी शीरो बीच में आकर उसे बचा लेती है और कूदकर क्रो के ऊपर बैठ जाती है। क्रो डर जाता है कि ये लड़की कौन सा नया अटैक करने वाली है, पर वो बस उसे देख रही होती है। वो अपना ऊपर का कपड़ा उतारता है और उसे देते हुए कहता है, ये लो, इसे पहन लो। लेकिन शीरो अभी भी उस शख्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसने गंटा पर हमला किया था। वहीं दूसरी तरफ गंटा को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि क्रो दिल का उतना बुरा इंसान नहीं है जितना वो ऊपर से दिखता है। मगर उन्हें कुछ और सोचने का मौका मिलता उससे पहले ही पीछे से शूटर्स ने चुपचाप आकर गंटा और क्रो को बेहोशी वाले इंजेक्शंस मार दिए। उस दवा के असर से ये दोनों वहीं पर ढेर हो गए और पूरी तरह होश खो बैठे। गंटा ने गिरते गिरते शीरो को बचाने की एक आखिरी कोशिश की, पर सोल्जर्स ने उसे तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद शीरो और यो को जबरदस्ती वापस उनके ब्लॉक्स में भेज दिया गया। जब काफी देर बाद गंटा की नींद खुली तो उसने खुद को भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया और उसके ठीक सामने प्रमोटर खड़ा उसे घूर रहा था। वहीं क्रो डॉक्टर मित्सुनाकी के पास होता है, जो उसे बताती है कि गंटा के अटैक की वजह से उसकी सीने की पसली बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। डॉक्टर उसे मशवरा देती है कि उसे कल की फाइट में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए, लेकिन क्रो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, ध्यान से सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ इसका मतलब है कि मैं कल का मुकाबला जरूर लड़ूंगा। तुम अपना काम करो और मेरे मामले में दखल मत दो। इधर प्रमोटर गंटा को टॉर्चर करता है और फिर उसे कार्निवल कॉप्स फेस्टिवल की हकीकत दिखाता है। इसे दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग देखने आते हैं, जहाँ डेड मैन आपस में खूनी लड़ाई लड़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। गंटा ये मंजर देखकर सोचने लगता है कि क्या ये देखने वाले लोग वाकई इंसान हैं? क्रो जख्मी होने के बावजूद अगले दिन की जंग के लिए खुद को रगड़ रहा होता है, जबकि बेचारा गंटा वहाँ दर्द और टॉर्चर सहता रहता है। शीरो पूरी रात गंटा के लिए आंसू बहाती रही क्योंकि वो बेबस थी और अपने दोस्त की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। अगले दिन का सूरज मुकाबले की खबर लेकर आया। गंटा और क्रो एक बड़े मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े थे और दुनिया भर के रईस लोग इस फाइट को ऑनलाइन लाइव देख रहे थे। प्रमोटर भी अपने केबिन में बैठकर इस खूनी खेल का मजा ले रहा होता है। फाइट शुरू होते ही क्रो का जुनून देखने लायक था। गंटा तुरंत बचने के लिए एक पास वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से अपनी मैजिक पावर का यूज करके क्रो पर ब्लड बुलेट्स बरसाने लगता है, मगर उसकी बुलेट्स बहुत ही ज्यादा वीक और स्लो थी, जिससे क्रो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में ज्यादा खून यूज करने की वजह से गंटा के शरीर में कमजोरी आ गई और वो बेहोश होने लगा। तभी क्रो अपने हमले से उस पेड़ को काट गिराता है जिस पर गांटा बचाव के लिए खड़ा होता है और गांटा नीचे धड़ाम से आ गिरता है। प्रमोटर और वहां मौजूद बाकी लोग इस खूनी मुकाबले का भरपूर मजा ले रहे होते हैं। इसके बाद क्रो गांटा को बुरी तरह जख्मी कर देता है। गांटा का हाल इतना खराब हो जाता है कि उससे हिलना तक मुमकिन नहीं होता। वो दर्द से छटपटा रहा होता है और मन में सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया जो ये मौत का खेल उसके नसीब में लिखा गया। वो टूट चुका होता है और सोचता है कि शायद अब लड़ना छोड़कर अपनी मौत को गले लगा लेना ही बेहतर है। इधर हम देखते हैं कि शीरो यो को गांटा और अपने बचपन के बारे में बता रही होती है कि कैसे गांटा शुरू से ही कमजोर था और शीरो हमेशा खेल खेल में उसे लड़ाई में हरा देती थी। मैदान में क्रो को यकीन हो जाता है कि वो जीत चुका है और वो गांटा को वहीं छोड़कर जाने लगता है। यो शीरो से कहता है कि मुझे भी नहीं लगता गांटा ये फाइट जीत पाएगा क्योंकि वो उतना ताकतवर नहीं है। इस पर शीरो कहती है कि गांटा बेशक कमजोर हो पर उसके अंदर एक ऐसी खूबी है जो उसे बहुत स्पेशल बनाती है और वो ये है कि वो कभी हार नहीं मानता। वो चाहे जितना भी जख्मी हो जाए वो दोबारा खड़ा जरूर होगा। गांटा अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर फिर से पैरों पर खड़ा हो जाता है और ललकारता है कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। क्रो उसकी बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, आ जाओ फिर। गांटा को दोबारा अपने मारे गए दोस्तों की याद और अपने बदले की आग महसूस होती है और वो अपनी पूरी जान लगाकर एक ब्लड बुलेट हवा में चला देता है जिससे ऊपर लगा स्पीकर टूटकर सीधा क्रो के ऊपर गिरता है। क्रो स्पीकर को तो काट देता है पर तभी गांटा मौके का फायदा उठाकर एकदम उसके पास पहुंच जाता है और जहां उसने कल रात क्रो को जख्मी किया था वहीं पर एक दूसरी ब्लड बुलेट मारता है। क्रो दूर जाकर गिरता है और क्योंकि वो पहले से ही काफी जख्मी था इसलिए वो गांटा के इस वार को झेल नहीं पाता और मैच हार जाता है। ऑडियंस को यकीन नहीं होता कि क्रो जो आज तक एक भी मैच नहीं हारा था वो आज एक बच्चे से हार गया जिसका ये पहला मैच था। इधर हम देखते हैं कि एक आदमी यो के पास आता है और उसे बताता है कि जैसी लड़की की तुम तलाश कर रहे थे वो हमें मिल चुकी है।
वो आदमी यो को बताता है कि वो लड़की जी ब्लॉक में ही बंद है और उसे वहाँ पहुँचने का एक खुफिया रास्ता भी मालूम है। ये सुनकर यो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो शीरो से कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें दोबारा जी ब्लॉक के अंदर घुसना है। इधर गांता की जीत की वजह से उसे 10,000 कैश पॉइंट्स का चेक और एक लाइफ सेविंग कैंडी मिलती है। वापस लौटते वक्त क्रो खुद गांता के पास आकर उसे बधाई देता है और उसकी हिम्मत की तारीफ करता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती शुरू हो जाती है। गांता अपने कमरे में सुकून से बैठकर वो कैंडी खा लेता है, जिससे उसकी जिंदगी के 3 दिन और बढ़ जाते हैं और वो थोड़ा राहत महसूस करता है। लेकिन तभी अचानक टीवी पर एक खौफनाक ब्रॉडकास्ट शुरू होता है। उसमें दिखाया जाता है कि मुकाबला हारने वाले को एक भयानक सजा दी जाएगी, क्योंकि क्रो ये मैच हार चुका था, इसलिए उसे पेनल्टी गेम से गुजरना था। ये कोई आम सजा नहीं थी। उसके सामने एक डरावनी मशीन चलाई जाती है और क्रो को सही वक्त पर स्टॉप बोलना होता है। वो मशीन जिस बॉडी पार्ट पर रुकती, वही हिस्सा क्रो को गंवाना पड़ता। बदकिस्मती से वो मशीन राइट आई पर रुक जाती है, यानी अब क्रो को अपनी सीधी आंख देनी होगी। सबके सामने लाइव टीवी पर सर्जरी करके क्रो की आंख निकाल ली जाती है, जिसे देखकर गांता की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे उल्टी आ जाती है। दूसरी तरफ शीरो अकेले ही जी ब्लॉक के कंट्रोल रूम पर हमला कर देती है। यो इसका फायदा उठाता है और हेडक्वार्टर में कॉल करके शीरो को ही फंसा देता है। वो झूठ बोलता है कि कंट्रोल रूम पर अटैक हुआ है और सारे गार्ड्स को वहां भेजने को कहता है, ताकि रास्ता साफ हो जाए और वो बिना किसी रुकावट के अंदर जा सके। सारे आर्म्ड सोल्जर्स शीरो को दबोचा लेते हैं और यो उसे धोखा देकर जी ब्लॉक के अंदर दाखिल हो जाता है। इधर गांता अभी भी क्रो के साथ हुए हादसे से सदमे में था। तभी उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। गांता वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक मोटा आदमी एक लड़की से जबरदस्ती फूल मांग रहा है, क्योंकि उसे भूख लगी है। गांता बीच बचाव करके अपना खाना उस आदमी को दे देता है, पर वो इतना भुक्कड़ होता है कि खाने के साथ साथ प्लेट भी चबा जाता है। गांता और वो लड़की वहाँ से बच निकलते हैं और उसके कमरे में आ जाते हैं, जहाँ हर तरफ खूबसूरत फूल खिले होते हैं। घंटा उसके रूम की वाइब देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, काफी कूल सेटअप है तुम्हारा, जिसे सुनकर वो थोड़ा शाई फील करती है और घंटा का शुक्रिया करती है कि उसने उसके फ्लावर्स को खराब होने से बचा लिया। फिर वो घंटा से क्रॉस चेक करती है, क्या तुम वही फाइटर हो जिसने क्रो की बैंड बजाई थी? घंटा अग्री करता है और साथ ही उसे समझाता है कि ये पूरी जेल एक तरह का पागल खाना है। घंटा उससे क्यूरियस होकर पूछता है कि उसकी एंट्री यहाँ कैसे हुई। तब वो अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर उस पर बहुत जुल्म करते थे। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी, पर ठीक उसी वक्त उसके अंदर डेड मैन की एबिलिटीज ट्रिगर हो गई और उसने अपने होश खोकर अपने पिता का काम तमाम कर दिया। तब से वो इसी कैद खाने में दिन काट रही है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने भाई से दोबारा मिलना। अब यहाँ एक बड़ा रिवील होता है कि उसका भाई यो है। यो पिछले काफी वक्त से इसी जी ब्लॉक के चक्कर काट रहा है, ताकि किसी तरह अपनी बहन को इस नरक से निकाल सके। घंटा उसे हिम्मत देता है और कहता है, चलो यहाँ से निकलने का रास्ता देखते हैं। वो टकामी को साथ लेकर निकलने की कोशिश तो करता है, पर जी ब्लॉक की चकाचौंध सिक्योरिटी की वजह से वो पकड़े जाते हैं। अगले दिन जब घंटा अपनी सेकंड फाइट के लिए रिंग में उतरता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि वही मिनात्सुकी थी, जिसे वो अपनी क्लोज फ्रेंड मान रहा था। घंटा उसे अश्योरेंस देता है कि चिल करो, मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा। पर तभी वो लड़की अपना मास्क उतारती है। वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा वो प्रिटेंड कर रही थी। असलियत में वो काफी क्रेजी और खतरनाक निकलती है। घंटा का पारा चढ़ जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। पर तभी यो बीच में कूद जाता है और घंटा को वार्न करता है कि उसकी बहन से दूर रहे। घंटा चिल्लाकर कहता है, तो क्या मैं तेरी बहन के हाथों मारा जाऊं? ये सीन देखकर प्रमोटर को मजा आने लगता है और वो गेट ओपन कर देता है। यो सीधा मिनात्सुकी के सामने खड़ा होता है तो वो उससे सवाल करती है, मैंने अपने फादर को मार दिया था, इतना सब होने के बाद भी तुम मेरे लिए क्यों लड़ रहे हो? यो से बताता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है, पर चाहे कुछ भी हो, आखिर तुम मेरी बहन ही तो हो। देखा जाए तो ये दोनों भाई बहन ही थोड़े सन की हैं। मिनात्सुकी ये सुनते ही आग बबूला हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नेक लोगों से सख्त नफरत है। वो झट से यो को ही अपनी पकड़ में ले लेती है और अब घंटा जब भी हमला करने की कोशिश करता वो यो को आगे कर देती। बेचारा यो यहाँ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और अब खुद ही मुश्किल में फंस गया। घंटा को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, पर फिर वो एक चाल चलता है। वो सीधा निशाना लेने के बजाय मिनात्सुकी के पीछे वाले पिलर पर एक तेज ब्लड बुलेट मारता है। वो गोली पिलर से टकराकर सीधा मिनात्सुकी की पीठ पर लगती है और वो लड़खड़ाकर यो को छोड़ देती है। मौका मिलते ही घंटा उसके पास जाता है और उसके सर पर एक सॉलिड हेडशॉट दे मारता है, जिससे मिनात्सुकी वहीं ढेर हो जाती है। वहाँ खड़ी भीड़ चीखने लगती है कि दोनों को जान से मार दो, पर घंटा उन्हें मिडिल फिंगर दिखाकर कहता है कि मैं तुम लोगों जैसा दरिंदा नहीं हूँ। इसी के साथ घंटा ये फाइट अपने नाम कर लेता है। दूसरी तरफ यो की चाल की वजह से शिरो खतरे में पड़ जाती है। बहुत सारे सिपाही उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, पर तभी शिरो का रूप एकदम से बदल जाता है। वो अकेले ही उन सारे सिपाहियों को खत्म कर देती है। यहाँ ये पता चलता है कि शिरो के अंदर भी डेडमैन वाली पावर्स मौजूद हैं। इसके बाद वो एक बुजुर्ग आदमी के पास जाती है जिसका नाम मॉन्क है। ये मॉन्क ही इस पूरी जगह का असली बॉस है और उसी ने इसे बनाया है। ये बुजुर्ग असल में शिरो का धदा है, यानी उसके बाद इस पूरी जगह की मालकिन शिरो ही बनेगी। मॉन्क शिरो से कहता है कि मैंने ऊपर शेल्फ पर तुम्हारे लिए पुडिंग रखी है, पर शिरो जो अब बदली हुई थी कहती है कि मैं वो वाली शिरो नहीं हूँ, वो तो अभी मेरे अंदर सो रही है। मॉन्क स्माइल करके कहता है, चलो तुम वापस होश में आ गई। सही है, क्योंकि मेरे पास भी अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। वो एक आखिरी मुकाबला करने की बात करता है और अपनी पावर
का इस्तेमाल करके शिरो पर हमला कर देता है। इसी के साथ इन दोनों की एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मुकाबला खत्म होने के बाद मिनात्सुकी बेहोश पड़ी है और गंटा और यो उसके पास खड़े हैं। गंटा यो से माफी मांगता है कि उसे उसकी बहन पर हाथ उठाना पड़ा, पर यो उसे कहता है कि शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, तुमने वही किया जो सही था। लेकिन तभी मॉन्क और शिरो की भयंकर लड़ाई की वजह से पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है और मलबा गिरने लगता है। एक भारी भरकम शेल्फ सीधा मिनात्सुकी के ऊपर गिरने वाली होती है, पर यो बीच में कूदकर उसे बचा लेता है और खुद चोटिल हो जाता है। मिनात्सुकी जब होश में आती है तो यो से पूछती है, तुम मेरे लिए इतने सेल्फलेस क्यों हो? यो बस इतना कहता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम मेरी छोटी बहन हो। दूसरी तरफ शिरो ने मॉन्क को पूरी तरह हरा दिया है और उसका सिर धड़ से अलग हो चुका है। मॉन्क मरने से पहले शिरो से कहता है कि उसे इस आखिरी फाइट में बहुत मजा आया और वो रिक्वेस्ट करता है कि अब शिरो का ख्याल रखना। यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। वो रेड मैन जिसे सब ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि शिरो ही है। शिरो को खुद इस बात का पता नहीं है क्योंकि रेड मैन उसके अंदर की एक दूसरी पर्सनैलिटी है जो मौका मिलते ही बाहर आ जाती है। इसके बाद गंटा यो को अपने और शिरो के बचपन की बातें बताता है। वो बताता है कि कैसे वो दोनों साथ खेले हैं और कैसे शिरो पर बचपन से ही अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे जिस वजह से वो शुरू से ही इतनी पावरफुल थी। उधर प्रमोटर अपनी साइंटिस्ट से रिपोर्ट मांग रहा होता है कि क्या गंटा पर एक्सपेरिमेंट करके हमें नए डेडमैन बनाने का फॉर्मूला मिला। साइंटिस्ट जवाब देती है कि अभी तक ये समझ नहीं आया कि एग ने गंटा को डेडमैन बनाया कैसे, पर रिसर्च अभी जारी है। स्टोरी के एंड में क्योंकि मिनात्सुकी अपनी फाइट हार चुकी है तो जेल के रूल्स के मुताबिक उसे अपना कोई बॉडी पार्ट सजा के तौर पर देना होगा। ये यो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने सारे कैश पॉइंट्स लेकर प्रमोटर के पास जाता है ताकि अपनी बहन को बचा सके। वंडरलैंड प्रिजन में पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, पर प्रमोटर उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि जी ब्लॉक में ये कैश पॉइंट्स किसी काम के नहीं है। यो को गुस्सा आ जाता है और वो प्रमोटर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ किल सामने आ जाता है जो कि हद से ज्यादा ताकतवर है। अब कहानी में एंट्री होती है अंडरटेकर्स की, जिनका काम है डेड मैन पर लगाम लगाना और अगर वो हद से बाहर जाएं तो उन्हें खत्म कर देना। किल इतना खतरनाक है कि वो पलक झपकते ही यो को धूल चटा देता है। दूसरी तरफ गंटा की मुलाकात दो नए डेडमैन से होती है जिनका नाम कारा और स्कार है। ये लोग एक पूरी टीम के साथ मिलकर इस वंडरलैंड प्रिजन को नेस्त नाबूद करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। स्कार गंटा को ऑफर देता है कि क्या तुम हमारी टीम फ्रीडम का हिस्सा बनना चाहोगे। गंटा अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी टीवी पर मिनात्सुकी की डेथ पेनल्टी शो शुरू हो जाता है। घंटा घबरा कर कहता है कि मुझे उसे हर हाल में बचाना होगा। स्कार उसे रोकता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लेता हूँ। वो एक जगह फोन घुमाता है और सिस्टम में हेरा फेरी कर देता है। रिजल्ट ये निकलता है कि मशीन पर हेयर लिखा हुआ आ जाता है, यानी अब मिनात्सुकी को अपना कोई बॉडी पार्ट नहीं बल्कि सिर्फ एक बाल देना होगा। घंटा और मिनात्सुकी दोनों की जान में जान आती है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि वहाँ किल आ धमकता है और चारों तरफ तबाही मचा देता है। वो यो को घसीटते हुए घंटा के सामने फेंक देता है और कहता है देखो अपने यार की हालत। ये देखकर घंटा का खून खौल उठता है और वो किल पर ब्लड बुलेट से अटैक करता है, पर किल को खरोच तक नहीं आती बल्कि उल्टा घंटा ही दूर जा गिरता है। किल निशाना लगाते हुए कहता है एक अंडरटेकर पर हाथ उठाने का अंजाम अब तुम अपनी मौत से भुगतोगे। किल बस वार करने ही वाला होता है कि अचानक ऊपर से शिरो कूद पड़ती है। वो सीधा किल के उस गिटार पर गिरती है जिससे वो हमला करता था और वो गिटार वहीं टूटकर बिखर जाता है। शिरो बड़े मासूमियत से घंटा से पूछती है क्या तुम पुडिंग खाओगे। अब किल के पास कोई हथियार नहीं बचा था तो वो वहाँ से निकलने में ही भलाई समझता है, पर जाते जाते घंटा को धमकी देता है कि अगली बार वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद घंटा की मुलाकात टीम फ्रीडम के बाकी सदस्यों से होती है जो इस नरक को तबाह करना चाहते हैं। वहीं उन्हें ब्रूनो मिलता है जो एक लेवल अप हैकर है। असल में ब्रूनो ने ही मिनात्सुकी को सजा से बचाया था। उसके पास एक ऐसी पेन ड्राइव है जिसमें इस जेल के खिलाफ सारे पक्के सबूत हैं। अगर वो डेटा बाहर चला गया तो ये वंडरलैंड प्रिजन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। स्कार सबको इकट्ठा करके अपना अगला मूव समझाता है। वो कहता है कि कल एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ जेल में आने वाला है और उन्हें हर हाल में वो पेन ड्राइव उस ऑफिसर तक पहुँचानी होगी। प्लान के मुताबिक स्कार और ब्रूनो कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी लेंगे ताकि लिफ्ट ऑन कर सके, जिससे बाकी सब लोग जी ब्लॉक के बाहर निकल पाएंगे। पर रास्ता इतना आसान नहीं है, उन्हें मिलकर अंडरटेकर्स का सामना करना होगा और उन्हें हराकर ही वो पेन ड्राइव डिलीवर हो पाएगी। गंता थोड़ा टेंशन में आ जाता है और स्कार से पूछता है कि आखिर वो लोग लड़ेंगे कैसे, क्योंकि उनकी पावर्स का तो उन पर कोई असर नहीं होता। कारा इस बात को सुनकर हैरान रह जाती है। गंता बताता है कि जब उसने कील पर अपनी मैजिकल पावर्स यूज की थी तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ब्रूनो बीच में बोलता है कि उसके पास उस वक्त की फुटेज है। वीडियो में साफ दिखता है कि कील ने एक्चुअली गंता के अटैक को डॉज किया था। ब्रूनो गंता के पास जाकर कहता है कि जब तक तुम किसी चीज को लेकर श्योर ना हो तब तक ऐसे ही कुछ भी मत बोला करो। दूसरी तरफ सीन थोड़ा डार्क हो जाता है। मंक अब खत्म हो चुका है और प्रमोटर उसके सर के साथ बोलिंग खेल रहा होता है। अब क्योंकि मंक रास्ते से हट चुका है और रेडमैन का राज किसी को नहीं पता, इसका फायदा उठाकर प्रमोटर पूरी वंडरलैंड प्रिजन पर कब्जा कर लेता है और वहाँ का नया हेड बन जाता है। रात के वक्त जब गंता और शिरो बैठकर बात कर रहे होते हैं तो गंता पूछता है कि आखिर वो इस जगह को तबाह क्यों करना चाहते हैं। स्कार अपनी दर्द भरी कहानी बताता है। वो कहता है कि कैसे उसे और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को एक झूठे केस में फंसाकर यहाँ लाया गया था। प्रमोटर ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने पर मजबूर किया और स्कार जानबूझकर वो फाइट
हार गया ताकि उसकी वाइफ सेफ रहे। पर प्रमोटर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने उन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो रास्ते में कील ने उसकी वाइफ और बच्चे को खत्म कर दिया। बस इसी बदले की आग में स्कार इस जेल को मिट्टी में मिलाना चाहता है। रात को जब गंता और शीरो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो गंता उससे पूछता है कि यहाँ से आजाद होने के बाद उसका क्या प्लान है। शीरो एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है कि वो बस बाहर निकलकर उसके साथ बिग व्हील झूले पर घूमना चाहती है। गांता शीरो की बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और उससे वादा करता है कि वो उसे इस जेल से आजाद करवा के रहेगा और दोनों साथ में उस बड़े से झूले पर जरूर घूमेंगे। दूसरी तरफ मकीना और उसकी टीम भी चुपके से प्रमोटर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में लगी हुई है ताकि जब वो इन्वेस्टिगेटर आए तो वो उसे इस प्रिजन की असलियत दिखा सके। अगली सुबह फाइनली इन्वेस्टिगेटर वहाँ पहुँच जाता है। प्लान के मुताबिक गांता, कारा और बाकी सब लोग एलिवेटर की तरफ निकलते हैं। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था और किसी ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन तभी अचानक पता नहीं कहां से एक रोबोट उनके पीछे पड़ जाता है। वो रोबोट इतना खतरनाक होता है कि उनके एक टीम मेंबर पर एसिड फेंक देता है जिससे वो बुरी तरह जल जाता है। सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन कारा हिम्मत दिखाती है। वो तुरंत पेन ड्राइव गांता की तरफ उछालती है और खुद उस रोबोट से भिड़ जाती है। इस लड़ाई में वो रोबोट और कारा दोनों ही ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद बाकी लोग जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागते हैं। इधर स्कार और ब्रूनो भी कंट्रोल रूम में एंट्री कर लेते हैं। वहाँ उन्हें एरी नाम की एक छोटी बच्ची मिलती है। स्कार उससे उसका इंट्रो पूछता है तो एरी बताती है कि वो भी एक अंडरटेकर है और यहाँ स्कार को खत्म करने आई है। स्कार को खतरे का एहसास होता है और वो ब्रूनो से कहता है कि जल्दी से लिफ्ट चालू करो क्योंकि शायद और भी दुश्मन आते होंगे। लेकिन तभी ब्रूनो अपना असली चेहरा दिखाता है। वो स्कार और अपनी पूरी टीम को धोखा दे देता है क्योंकि वो शुरू से ही प्रमोटर के लिए काम कर रहा था। स्कार ये देखकर दंग रह जाता है। तभी एरी अपनी तलवार निकालती है और स्कार उस पर अपनी डेड मैन पावर से अटैक करता है, पर उस अटैक का एरी पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। तब स्कार को समझ आता है कि गांता बिल्कुल सही कह रहा था। इन लोगों के पास ऐसी टेक है जो ब्लड अटैक्स को बेअसर कर देती है और जो वीडियो ब्रूनो ने दिखाई थी वो एक धोखा थी। एरी स्कार पर हावी हो जाती है और उसे इतना मारती है कि वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है, यहाँ तक कि उसका एक हाथ भी कट जाता है। स्कार को लगता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन वो हार नहीं मानता क्योंकि उसके दोस्तों की उम्मीद उस पर टिकी थी। एक आखिरी कोशिश में वो अपना कटा हुआ हाथ एरी के मुंह पर फेंक देता है और पूरी ताकत से ब्रूनो का सर दीवार पर दे मारता है। इससे पहले कि वो बेहोश हो वो लिफ्ट ऑन कर देता है। दूसरी तरफ गांता और बाकी सब लोग मौका देखकर एलिवेटर में सवार हो जाते हैं। गांता और उसकी पूरी टीम लिफ्ट में सवार होकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। सबके चेहरों पर एक पल के लिए खुशी आती है, पर ये सुकून बस कुछ ही देर का था। अचानक लिफ्ट बीच रास्ते में ही अटक जाती है और उनके सामने कील अपने सोल्जर्स के साथ खड़ा होता है। ये सब ब्रूनो के बैकअप प्लान का हिस्सा था। गांता और बाकी लोग अपने ब्लड अटैक से उन पर हमला करते हैं, पर उनका रत्ती भर भी असर नहीं होता। ये देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पावर अब बेकार हो चुकी थी। वहाँ एक भयानक मंजर शुरू हो जाता है। गांता की आंखों के सामने उसके साथी एक एक करके मारे जाने लगते हैं। गांता वो पेन ड्राइव बचाकर भागने की कोशिश करता है और कील से लड़ता है, पर उसके सारे अटैक्स फेल हो जाते हैं। तभी एक अंडरटेकर कील को इशारा करता है कि वक्त पूरा हो चुका है और वो सब उसी लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं। गांता को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसी वक्त वहाँ शीरो पहुँचती है और अचानक गांता के हाथ से पेन ड्राइव छीनकर एक कमरे में फेंक देती है और दरवाजा लॉक कर देती है। अगले ही पल वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसे शीरो किसी तरह रोक लेती है। शीरो गांता से पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर वहाँ मौजूद बाकी लोग उस पर भड़क जाते हैं। सब शीरो को सुनाने लगते हैं कि उसने इतनी मेहनत और वो पेन ड्राइव क्यों तबाह कर दी। गांता का गुस्सा भी हद से पार हो जाता है। उसे लगता है कि इतने सारे लोगों की कुर्बानी बेकार चली गई। गुस्से में वो शीरो को एक जोर का मुक्का मारता है जिससे वो दूर जा गिरती है और रोने लगती है। सब लोग शीरो को वहीं रोता हुआ छोड़कर अपने कमरों में वापस आ जाते हैं। उनकी टीम के लगभग 90% लोग खत्म हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ मकीना किसी तरह प्रमोटर के मीटिंग रूम तक पहुंचती है जहां वो इन्वेस्टिगेटर और प्रमोटर साथ बैठे होते हैं। वहां उसे जो सच्चाई पता चलती है वो डर पैदा करने वाली थी। वो ऑफिसर सब कुछ पहले से जानता था। असल में गवर्नमेंट ही प्रमोटर को पैसे दे रही है ताकि वो डेड मैन पर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर सके। मकीना को समझ आ जाता है कि अब इस जेल का सच बाहर लाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि खुद सरकार भी इस गंदे खेल में उनके साथ मिली हुई है। अगली सुबह शीरो का दिल बुरी तरह टूटा होता है और वो अपने दादाजी से मिलने पहुंचती है। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि उसके अपने हाथों ही उसके दादाजी की जान चली गई थी। वो वहाँ बैठकर बस रोती जा रही है और रोते रोते ही कुकीज खा रही है। तभी वहाँ मॉकिंग बर्ड नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। ये लड़की पूरे डेडमैन ग्रुप में सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है और लोग इसे रेडमैन के बराबर समझते हैं। वो शीरो को देखकर कहती है, तो फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। दूसरी तरफ गंटा और स्कार की बची कुची टीम साथ बैठकर आगे का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक ब्रूनो वहाँ आ जाता है। ब्रूनो को देखकर सबको थोड़ा सुकून मिलता है और वो उससे स्कार का हालचाल पूछते हैं, मगर ब्रूनो का रवैया एकदम बदला हुआ होता है और वो गुस्से में उनसे पूछता है कि तुम लोग जिंदा कैसे बच गए। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो कोई पेन ड्राइव नहीं थी बल्कि एक टाइम बॉम्ब था जो मैंने तुम सबका काम तमाम करने के लिए सेट किया था। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं और अब गंटा को अपनी गलती समझ आती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने शीरो पर फालतू में गुस्सा किया और उसे पंच मारा, जबकि सच तो ये है कि शीरो की वजह से ही आज वो सब सांस ले पा रहे हैं। ब्रूनो सबसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे प्लान से नहीं मरे, पर मरना तो तुम्हें आज ही है। उसी वक्त उस कमरे में दो बहुत ही हैवी अंडरटेकर्स और
गार्ड्स की पूरी पलटन आ जाती है। घंटा बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी ताकत इन पर बिल्कुल बेअसर है। वो गार्ड सबको दबोचा लेते हैं और उन्हें खत्म करना शुरू कर देते हैं। घंटा दूर जा गिरती है और बुरी तरह डर जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। वो दोनों खतरनाक अंडरटेकर्स घंटा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर तभी वहाँ अचानक क्रो आ जाता है और एक ही झटके में उन दोनों का खेल खत्म कर देता है। वो अपने स्टाइल में कहता है, मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे बिना पंगे मत लिया करो, अब बताओ यहाँ सबसे बड़ा डॉन कौन है। घंटा हैरानी से उससे कहता है कि भाई तुमने तो उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया और पहले ही ढेर कर दिया। ये सुनकर क्रो थोड़ा उदास होने का नाटक करता है। तभी कुछ सोल्जर्स क्रो पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर क्रो अपनी ब्लड पावर का यूज करके उन्हें बीच से चीर देता है। ब्रूनो और बाकी सारे लोग हैरान होते हैं कि आखिर क्रो के अटैक्स उन लोगों पर काम कैसे कर रहे हैं। फिर वो सब एक साथ मिलकर क्रो का साथ देते हैं और उन सारे सोल्जर्स को धूल चटा देते हैं। जब लड़ाई खत्म होती है और क्रो वहाँ से निकलने लगता है तो करा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी टीम में शामिल हो जाए क्योंकि वो सब मिलकर यहाँ से निकलने वाले हैं। मगर क्रो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर मुझे यहाँ से जाना होता तो मैं बहुत पहले ही जा चुका होता, पर मुझे यहाँ रहने में ज्यादा मजा आता है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। घंटा वहीं बैठा रहता है और दुख में डूब जाता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी की है और वो खुद को बहुत कमजोर और गधा समझने लगता है। यही सब सोचते हुए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। इसी बीच करा को ब्रूनो के जरिए ये खबर मिलती है कि स्कार अभी भी जिंदा है और कील उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहा है। कील उसे ऐसी मेडिसिन दे रहा है जिससे वो पूरी तरह अपना दिमाग खो देगा और पागल हो जाएगा। करा बिना देर किए एक सोल्जर की वर्दी पहनती है और अकेले ही स्कार को बचाने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ एक बड़ा राज खुलता है कि शिरो और मॉकिंगबर्ड असल में बहनें हैं। मॉकिंगबर्ड शिरो को भड़काती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं और घंटा ने जो उसके साथ किया है उसके लिए शिरो को उसे जान से मार देना चाहिए। पर शिरो को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से हट जाती है क्योंकि वो घंटा से बेहद प्यार करती है। घंटा क्रो के पास पहुँचता है और उसे सवाल करता है कि उसके अटैक्स उन लोगों पर असर कैसे कर रहे थे। क्रो कहता है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पर मुझे बदले में क्या मिलेगा। घंटा बिना सोचे समझे अपनी सारी कैंडीज क्रो को दे देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर क्रो उसे समझाता है कि ये बहुत आसान है, तुम्हें अपने अटैक को इतना ज्यादा तेज करना होगा कि उनकी मशीन्स उसे पकड़ पाए, उससे पहले ही तुम उनका काम तमाम कर दो। घंटा तुरंत इस चीज की प्रैक्टिस में लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ मॉकिंगबर्ड आ जाती है। उसे देखकर क्रो की हालत खराब हो जाती है क्योंकि घंटा के अलावा अगर जेल में किसी ने क्रो को हराया है तो वो सिर्फ मॉकिंगबर्ड है। मॉकिंगबर्ड घंटा को दबोचा लेती है और पूछती है कि क्या तू ही है जिसने शिरो को रुलाया था, पर क्रो तुरंत बीच में आकर घंटा को बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि कील ने टॉर्चर कर करके इस कार को पूरी तरह पागल कर दिया। अब जो भी उसके रास्ते का कांटा बनता है वो उसे फौरन खत्म कर रहा होता है। कारा उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, मगर तभी वो देखती है कि कुछ गार्ड्स ने शिरो को चारों तरफ से घेर लिया है। कारा तुरंत वहां पहुंचकर उसे उनसे छुड़ाती है, पर तभी कील वहां आ धमकता है और कारा के हेलमेट पर एक जोरदार किक मारता है जिससे उसका हेलमेट दूर जा गिरता है। वो उससे कहता है कि शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, मेरी सूंघने की शक्ति बहुत खतरनाक है। इधर हम देखते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद घंटा आखिरकार वो तरीका मास्टर कर लेता है जिससे वो उन सोल्जर्स की टेक्नोलॉजी को चकमा देकर उन्हें नुकसान पहुंचा सके। मगर तभी टीवी पर कील एक वीडियो चलाता है जिसमें वो शिरो और कारा को दिखाता है जिन्हें उसके आदमी बुरी तरह टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो फ्रीडन के सारे लोगों को उन्हें बचाने की चुनौती देता है। घंटा जैसे ही शिरो को उस तकलीफ में देखता है वो बिना सोचे समझे उस तरफ दौड़ने लगता है, पर तभी गार्ड्स की एक फौज उसे पकड़ लेती है। मगर इस बार मिनात्सुकी आकर उसकी मदद करती है और कहती है कि मेरी जान बचाने का शुक्रिया, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। बाकी सारे फ्रीडम मेंबर्स भी कारा की मदद के लिए निकलते हैं, पर उन सबको गार्ड्स दबोचे लेते हैं और घंटा अकेले ही उस जगह पहुंच पाता है। वो देखता है कि एरी ने शिरो के पैरों को बुरी तरह तोड़ दिया है और वो बेबस वहीं पड़ी हुई है। कील बड़े आराम से अपने गिटार पर धुन बजा रहा होता है और कारा से कहता है कि लो अपने पुराने साथी से मिल लो, और वो अंदर से स्कार को निकालता है जो अपना दिमाग खो चुका होता है। वो एक एक करके सब पर हमला करने लगता है और कारा को यकीन नहीं होता कि ये वही इंसान है जिससे वो कभी इतनी मोहब्बत करती थी। स्कार अब शिरो की तरफ लपकता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी घंटा बीच में आ जाता है और शिरो को हर जख्म से बचाने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा पिटने लगता है। शिरो रोते हुए घंटा से कहती है कि ये सब बंद करो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। स्कार लगातार घंटा पर वार कर रहा होता है। तभी घंटा उससे सवाल करता है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, जिस पर स्कार चिल्लाकर कहता है कि अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा जो मुझसे प्यार करे या जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं पूरी तरह अकेला हूँ। वो कहता है कि मैं चाहे जो कर लूं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा कभी लौटकर नहीं आने वाले। लेकिन उसी पल कारा आगे बढ़कर उसे गले से लगा लेती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और हम सारे लोग तुमसे बेहद प्यार करते हैं। ये बातें सुनकर स्कार के दिमाग में अपनी टीम के साथ गुजारे हुए सारे अच्छे पल घूमने लगते हैं और वो वापस होश में आ जाता है। मगर तभी कील अपनी पावर का यूज करके उसके पेट में एक बड़ा होल कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। फिर हमें कील का पुराना वक्त दिखाया जाता है कि कैसे वो बचपन में एक मंदिर में काम करता था और लोग उसे वहाँ बहुत ज्यादा परेशान करते थे। वो हमेशा भगवान से बस यही मांगता था कि उसके साथ बुरा करने वालों को सजा मिले और इसके बदले में वो 1000 लोगों की बलि चढ़ाएगा। एक दिन भगवान उसकी फरियाद सुन लेते हैं और उसके अंदर डेड मैन की ताकत आ जाती है। तब से वो लगातार लोगों की जान लेता आ रहा है। वहाँ मौजूद हर किसी पर वो टूट पड़ता है क्योंकि उसे अपने वादे को पूरा करने के लिए अब सिर्फ एक
आखिरी कुर्बानी चाहिए होती है और वो गांटा को अपना निशाना बनाने का सोचता है। गांटा यहाँ बेहोश होने की हालत में होता है क्योंकि उसने 3 दिनों से कैंडी नहीं ली होती और अब उसके पास वक्त ना के बराबर बचा होता है क्योंकि उसने अपने सारी कैंडीज क्रो को दे दी थी। एरी वहाँ से कील के डर की वजह से भाग रही होती है पर रास्ते में उसे मॉकिंग बर्ड मिल जाती है। एरी उस पर हमला करती है पर मॉकिंग बर्ड उसे एक बार में ही खत्म कर देती है। गांटा बहुत ज्यादा दर्द में होने के बाद भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि पिछली बार मैं अपने साथियों को रेडमैन से नहीं बचा पाया था, लेकिन इस बार मैं अपनी दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी उसके सीने का वो क्रिस्टल दोबारा चमकने लगता है और अचानक शीरो का टूटा हुआ पैर फिर से ठीक हो जाता है। शीरो के अंदर भी वापस से रेडमैन जाग जाता है पर गांटा उसे साइड में कर देता है और कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी गांटा की असली ब्रांच ऑफ सिन की जादुई शक्ति अवेक हो जाती है और गांटा और शीरो की पावर मिलकर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गांटा अब रेडमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फिर वो एक बहुत ही पावरफुल ब्लड बुलेट कील की तरफ फेंकता है। कील उससे बचने की कोशिश करता है पर स्कार उसे रोक लेता है और हिलने नहीं देता। कील हंसते हुए कहता है कि चलो आखिरी कुर्बानी मैं ही सही, और गंता के उस भयानक वार से कील का वहीं खात्मा हो जाता है। मॉकिंग बर्ड भी दूर से गंता का ये नया रूप देखती है और हैरान रह जाती है कि ये लड़का रेडमैन से भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, और फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। स्कार अपने आखिरी लम्हों में गंता को अपने पास बुलाता है और अपनी कैंडी उसे देते हुए कहता है कि मैं भले ही नाकामयाब रहा पर अब इस जेल को तबाह करने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर वो कारा का शुक्रिया अदा करता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। कारा अपने बाकी बचे हुए सदस्यों के साथ उस जेल से आखिरकार भाग निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गंता वहीं रुक जाता है क्योंकि उसका लक्ष्य अब सिर्फ भागना नहीं बल्कि रेडमैन को खत्म करके इस पूरी जगह को मिट्टी में मिलाना होता है। वो शीरो से वादा करता है कि फिक्र मत करो, मैं एक दिन तुम्हें इस कैद से बाहर निकालकर बिग बील पर जरूर घुमाऊंगा। फिर वो उससे माफी मांगता है और शीरो उसे दिल से माफ कर देती है। अगले दिन हम प्रमोटर को देखते हैं जो बेहद खुश दिखता है क्योंकि सब कुछ ठीक उसके प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। दूसरी तरफ गंता और शीरो वंडरलैंड प्रिजन की छत पर एक साथ बैठे होते हैं और शीरो वही पुराना गाना गा रही होती है। गंता हैरत से पूछता है कि तुम्हें ये धुन कैसे मालूम है। इस पर शीरो बताती है कि ये गाना मुझे बचपन में तुम्हारी मम्मी ने सिखाया था। ये सुनते ही गंता दंग रह जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि जब रेडमैन उसकी पूरी क्लास का कत्लेआम कर रहा था तब वो भी यही गाना गुनगुना रहा था। दोस्तों, डेडमैन वंडरलैंड की कहानी फिलहाल यहीं पर खत्म होती है। इस सीरीज का सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए एनिमे की स्टोरी फिलहाल इसी मोड़ पर रुकी हुई है। उम्मीद है आपको गंता और शीरो की ये दर्दनाक और एडवेंचर से भरी जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका और ये वीडियो अच्छी लगी तो अपना प्यार दिखाने में कंजूसी मत कीजिएगा।